गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, एक बात बोली जाती है कि जब अमेरिका को छींक आती है तो जुकाम पूरे दुनिया को हो जाता है। एंड अभी इस समय कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। दोस्तों, एक पर्सन है डोनाल्ड ट्रंप के नाम से। शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा। एक सिंगल पर्सन ने पूरी दुनिया भर की जो स्टॉक मार्केट्स हैं उनको गिरा कर रख दिया है। जैसे आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, हमारा जो निफ्टी है वो 3.25% गिरा कल। न सेंसेक्स आपका 3% गिरा। इसी तरह से दुनिया भर के अलग अलग जो इंडेक्स है ना, कोई 4%, कोई 5, कोई 15%, कोई 20%, इतनी इतनी गिरावट यहाँ पे हमें यहाँ पे देखने को मिली है। अब देखना ये होगा कि क्या ये गिरावट इस तरह से कंटिन्यू रहती है या नहीं रहती, या फिर मार्केट से एक तरह से रिकवर करती हैं। बहुत कुछ इस बात पे डिपेंड करेगा कि आगे डोनाल्ड ट्रंप करेंगे क्या। क्या ये जो इन्होंने टैरिफ लगाए हैं, जो इतने ज़्यादा टैरिफ लगाए हैं, क्या उसके पीछे हटेंगे वो, या टैरिफ और बढ़ाएंगे। उसके बेसिस के ऊपर हो सकता है जो नंबर्स हैं ये कम ज़्यादा हों। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना ने भी यहाँ पे कोशिश ये करी कि उल्टा यूएसए के ऊपर उन्होंने टैरिफ लगाए। अब डोनाल्ड ट्रंप इससे और गुस्से में आ गए। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला कि अगर चाइना ने ये टैरिफ कम ना किए तो उस केस में क्या होगा। उस केस में वो टैरिफ जो परसेंटेज अभी 34% उनके ऊपर लगाया गया है ना, वो आपका 50% के आसपास यहाँ पे कर देंगे। तो आप नोटिस कर पा रहे हो कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के ऊपर एक तरह से टैरिफ लगाते जा रहे हैं। और ये एक यूनिलैटरल एक तरह से देखने को मिल रहा है। इंडिया की अगर हम बात करें, देखो इंडिया कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लगाता है ज़्यादा, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। बट ज़्यादातर प्रोडक्ट्स के ऊपर हम कम टैरिफ भी लगाते हैं। तो एक तो डोनाल्ड ट्रंप का जो तरीका है निकालने का, इंडिया कितने परसेंट टैरिफ लगा रहा है, वो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सही तरीका यहाँ पर नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, क्या कुछ इसके रिगार्डिंग कुछ राहत दुनिया को मिलती है या नहीं मिलती। क्योंकि देखो, जब इस तरह की सिचुएशन आएगी ना तो पूरी दुनिया के ऊपर एक तरह का रिसेशन का खतरा बढ़ता ही जा रहा है, जैसा हमें देखने को मिल भी रहा है। दोस्तों, डेट है आज की 8 अप्रैल 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। मैं ना 2-3 छोटी-छोटी बातें आपके साथ करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स को एआई ऑडियो यहाँ पे आ रही है। देखो, मैं समझ रहा हूँ, मतलब मैं भी ओपन करता हूँ तो सबसे पहले कई बार एआई ऑडियो ही आती है। मैंने भी अपनी टीम को बोला है कि यार इस चीज़ को देखो क्यों आ रहा है, पर पता नहीं, या तो टीम ने कोशिश भी करी है पर अभी भी आ रही है। बट कोई दिक्कत नहीं, आप अपने एंड पे भी चीज़ें चेंज कर सकते हो। आप देखो, जैसे ये वीडियो आपने ओपन अप करी होगी, वहाँ आपका सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा होगा। वहाँ पर आप नोटिस करोगे, जो ऑडियो ट्रैक में अगर आप जाओगे ना सेटिंग्स में जाके, तो वहाँ पर आप अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज हिंदी ओरिजिनल कर दीजिए। वहाँ पर आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश सिलेक्ट हो रखी होगी, तो इसको आप हिंदी ओरिजिनल कर देंगे, तो आपको मेरी आवाज़ सुनने को मिल जाएगी। कुछ बच्चे बार-बार कमेंट कर रहे हैं कि सर आप क्यों नहीं पढ़ा रहे, आप क्यों नहीं पढ़ा रहे? भाई, पिछले लगातार दिनों से मैं ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? आप बस इतना छोटा-सा अगर आप बदलाव कर लेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ें चेंज हो जाएँगी। बाकी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर डाउनलोड करने के बाद नहीं हो पा रहा है ऐसा। देखो यार, मैंने अब टीम को मैं तो बोल ही सकता हूँ, मुझे इतना नहीं आइडिया है। मैंने टीम को बोल दिया है कि देखो जो भी इसका रेज़ोल्यूशन है, क्या कर सकते हैं, कैसे ठीक कर रहे हैं, तो वो दे आर ट्राइंग, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी चीज़ें ठीक हो जाएँगी, ठीक है? बट तब तक आप इस तरह से वर्क कर सकते हो। दूसरी चीज़ मैं आपको जो बताना चाह रहा था कि हमारी जो एक तरह से प्रीलिम्स के लिए जो रिवीजन सीरीज़ है, वो यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। एंड इनफैक्ट कल मैंने एक इकोनॉमी का स्ट्रेटजी वीडियो भी यहाँ पे डाल दिया इसी पर्टिकुलर चैनल के ऊपर। एंड अब कल यानी कि 9 अप्रैल 2025 से हम लाइव इकोनॉमी की रिवीजन स्टार्ट करेंगे। एंड यहाँ पर हम स्टैटिक के साथ-साथ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे एंड करंट भी यहाँ पर रहेगा। तो प्योरली हमारा फोकस इस बार के प्रीलिम्स के ऊपर रहने जा रहा है। तो डेफिनिटली आप कल से लाइव सुबह 10 बजे ज्वाइन कर सकते हैं इसी ओनली आईएएस एक्सटेंडेड चैनल के ऊपर ही ये पूरी सीरीज यहाँ पे रन होगी। तो प्लीज़ इंश्योर करिएगा कि आप इसको देखें। आई एम श्योर आपको ये बहुत बेनिफिट करेगा। बाकी इसके अलावा 2 सेशन गवर्नमेंट स्कीम्स और प्रेज़ेंट न्यूज़ के भी आपके लिए प्लान यहाँ पर हैं। बाकी इन सेशन की जो पीडीएफ होंगी एंड इनफैक्ट आज के प्रीलिम बूस्टर की भी, ये सारा आपको ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला हमें जो मुद्दा डिस्कस करना है वो है सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स सीईसी सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी टू सर्वे अगस्त्य मलाई लैंडस्केप। पहले तो देखो, पहले अगस्त्य मलाई लैंडस्केप पर हम थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब हम बात करते हैं ना तमिलनाडु एंड केरला, इन दोनों स्टेट्स के अंदर आपको एक बहुत ही फेमस बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलता है, जो कि है आपका अगस्त्य मलाई। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं आपके नीलगिरी के साथ। नीलगिरी डिफरेंट है, अगस्त्य मलाई डिफरेंट है। इनफैक्ट अगस्त्य मलाई की जो
अलग अलग इसके अंदर सेंचुरीज आती हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसे आप यहाँ पे नोटिस करेगा जो शेंडुरनी, पपारा और नयार, ठीक है, ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी इन अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। इसके साथ ही साथ आपको एक टाइगर रिजर्व कलक्कड़ मुंदुनथुरई, ये टाइगर रिजर्व भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। प्लस यूनेस्को ने भी इसको यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे घोषित किया हुआ है। अब इंटरेस्टिंग चीजें आप नोटिस करिए, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स की स्पीशीज एंड आपको एनिमल स्पीशीज आपको देखने को मिल जाएंगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक बहुत ही स्पेशल हर्ब या एक जड़ी बूटी है जिसका नाम है आरोग्य पाचा, ठीक है। इसको प्लांट ऑफ एटर्नल हेल्थ के नाम से भी जानते हैं। ये स्पेशलिटी है गस्तेमाला की। बेसिकली ये जो आरोग्य पाचा है ना, ये आपकी थकावट दूर करती है, प्लस एट द सेम टाइम ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट भी है। एंड इनफैक्ट ना, जब कोविड-19 पैंडेमिक था तो उस समय भी इसकी खूब बातचीत हुई, क्योंकि आरोग्य पाचा से ना आपकी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट होती हुई भी देखने को मिल जाती है। बहुत ही स्पेशल, बहुत ही रेयर हर्ब जो देखने को मिलती है गस्तेमाला के अंदर, दैट यू शुड नो। इसके अलावा दोस्तों, हमने नीला कुरिंजी के बारे में कई बार प्रीलिम बूस्टर के अंदर पढ़ा हुआ है। नॉर्मली ये वो फ्लावर है जो 12 साल में एक बार यहाँ पे ब्लूम करता है, तो नीला कुरिंजी भी आपको यहीं देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ वाइल्ड एनिमल्स की स्पीशीज जैसे लॉन टेल मकाओ, ठीक है, बंगाल टाइगर, नीलगिरी मार्टिन, नीलगिरी तहर, राइट, ये सब आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको एक ट्राइबल ग्रुप जिसका नाम है कानी ट्राइब भी आपको देखने को मिल जाती है। अब अगर हम बात करें ना इसके सर्वे के रिगार्डिंग, तो सुप्रीम कोर्ट ने ना यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि यहाँ पर सीईसी को बोला है। सीईसी क्या है? सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी। दरअसल में ना 2002 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी सीईसी। बाद में 2008 के अंदर ये रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। एंड इसका काम ये था कि जैसे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इस तरह के केसेस में क्या सुप्रीम कोर्ट के जो व्यू पॉइंट्स हैं या सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं, क्या वो कंप्लायंस हो रही है उनकी रिगार्डिंग या नहीं हो रही। अगर नॉन कंप्लायंस होती है ना, तो वहां पर सीईसी ऐसे केसेस को यहाँ पे फ्लैग करता है सुप्रीम कोर्ट के आगे, एंड साथ साथ ये जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है उसको यहाँ पर ये रिपोर्ट करता है। तो अभी क्या हुआ है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है सीईसी को कि आप एक एक्सटेंसिव सर्वे करिए एंटायर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम इस पर्टिकुलर लैंडस्केप के अंदर, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कहाँ कहाँ पे इंक्रोचमेंट्स हुई हैं एंड कहाँ नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज हमें देखने को मिल जाती हैं। तो वही ये सारे काम करेगा, देखेगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का वायलेशन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करेगा, पास्ट के डेटा को प्रेजेंट फॉरेस्ट कवर के साथ कंपैरिजन करेगा। तो ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस किया है कि यार अर्बनाइजेशन की वजह से, अनचेक इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कुछ समस्याएं, तो एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अगले टॉपिक पे आते हैं दोस्तों, दैट इज आइलैंड ऑफ कच्चा तीवू। इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखो, अभी तो रीसेंट कॉन्टेक्स्ट तो यही है कि तमिलनाडु है ना, आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, इन्होंने स्पेशल रेजोल्यूशन एक अडॉप्ट कर लिया है कि हम यहाँ पे जो कच्चा तीवू है इसको वापस लेके रहेंगे। अब देखो यार, ये तो यूनानिमसली इन्होंने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। अब इन्होंने ये बोला है यूनियन गवर्नमेंट को कि आप ये आइलैंड लीजिए। अब एक्चुअली इस आइलैंड की हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे आप यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे, जो कच्चतीवू आइलैंड है ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा इन द पाक स्ट्रेट। अब अगर हम बात करें ना इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अगर हम जाएं, तो 1921 में क्या होता है, भारत भी और श्रीलंका भी, ये दोनों देश क्लेम करने लग जाते हैं कि कच्चा तीवू आइलैंड हमारा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, फिशिंग बाउंड्रीज को एक तरह से देखना था, उनको डिटरमिन करना था, तो दोनों ने यहाँ पे क्लेम किया, जो ब्रिटिश कॉलोनी इंडिया की थी और जो श्रीलंका था। बाद में देखो इंडिया इंडिपेंडेंट होता है, बट उसके बाद जब इंदिरा गांधी जी की सरकार होती है ना, तो 1974 के अंदर क्या किया जाता है, भारत ये जो आइलैंड है ये श्रीलंका को दे देता है। उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि ये श्रीलंकन टेरिटरी है। कहीं ना कहीं हमारे जो डिस्प्यूट्स हैं उनको कम करने की हमारी कोशिश थी, तो और उस वजह से हम ये जो आइलैंड है ना, 1974 के अंदर हम श्रीलंका को दे देते हैं, उनको बोल देते हैं आपकी यहाँ पे ये टेरिटरी है। पर इस एग्रीमेंट के अंतर्गत जो भारत के फिशरमैन थे वो अभी भी कचतीवू आइलैंड को एक्सेस कर सकते थे। पर इसके 2 साल बाद एक और एग्रीमेंट होता है, 1976 का एग्रीमेंट, जिसके माध्यम से आप नोटिस कर पाओगे कोई भी कंट्री को फिशिंग यहाँ पे एक दूसरे की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में करने से मना कर दिया गया। एंड यही एक तरह से दिक्कत भी हमें देता है। कई बार हमारे जो फिशरमैन हैं उनको नहीं पता होता इतनी चीज़ों का, या श्रीलंका के फिशरमैन को इतना नहीं आइडिया होता। उस वजह से बहुत बार हमारे जो फिशरमैन हैं वो तो सामने वाली कंट्री से अरेस्ट उनको यहाँ पे कर लिया जाता है। तो ये पूरी की पूरी हिस्ट्री है। तो तमिलनाडु की असेंबली चाह रही है कि यार जो उनके फिशरमैन को इस तरह से पकड़ लिया जाता है वो गलत है।
प्लस वो इसीलिए अर्ज कर रहे हैं अपनी यूनियन गवर्नमेंट को कि आप ये जो पर्टिकुलर आइलैंड है इसको वापस ले लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको और इसके फैक्चुअल चीज़ें आपको बता देता हूँ। जैसे आप नोटिस कर पाओगे नॉर्थ ईस्ट ऑफ रामेश्वरम में आपको लोकेटेड देखने को मिल जाएगा इन द साउथ वेस्ट ऑफ जाफना। ठीक है, एंड ये श्रीलंका के नदन टिप पे आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ना तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे ये ऐसा बताया जाता है कि वॉल्केनिक रीजन्स का आइलैंड है एंड ये फॉर्म हुआ था 14 सेंचुरी के अंदर। यहाँ पर आपको एक सेंट एंथनीज चर्च भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो अर्ली 20th सेंचुरी ये कैथोलिक श्राइन आपको देखने को मिलता है। इसका पूरी डिस्प्यूट की हिस्ट्री तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। ये सारा आपको आइलैंड ऑफ कच्छद्वीप के बारे में पता होना चाहिए। आगे आते हैं अगले टॉपिक पे, स्टेट ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। दोस्तों मैं आपको ना थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर ये मुद्दा क्या है। देखो होता पता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पर्सन है, वो इंडिया के बाहर से पढ़ के आया, कहीं फॉरेन उसने डिग्री ली। अब इंडिया में उसको प्रॉपरली रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। होता क्या है कि फॉरेन डिग्री की अलग तरह से माना जाता है, इंडियन डिग्रीज अलग तरह से हैं। पर हम यहाँ पे क्या कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ पर पूरी दुनिया भर के साथ एक तरह से इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों ने ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपने पढ़ी होगी, उसमें भी हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारी जो हायर एजुकेशन है उसको इंटरनेशनलाइज करना। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये बन जाती है कि आप जो फॉरेन डिग्रीज है ना उनको अपने यहाँ पर रिकॉग्नाइज कीजिए एंड उनको सर्टिफाई कीजिए एज कंपेरेबल टू इंडियन क्वालिफिकेशन। तो दरअसल में अभी यहाँ पर यूजीसी ने ऑफिशियली जो नोटिफाई किया है रिकॉग्निशन एंड ग्रांट ऑफ इक्वलेंस ऑफ क्वालिफिकेशन ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2025, ये इसी की बात करता है। जैसे अगर मान लीजिए हायर एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए आपकी जो फॉरेन डिग्रीज एंड डिप्लोमाज है, सर्टिफिकेट्स हैं, वो उसी तरह से इक्वलेंट कंसिडर किए जाएंगे जैसे कि आपकी इंडियन क्वालिफिकेशन होती हैं। पर आपको ध्यान में ये रखना है कि कुछ एक फील्ड्स ऐसी हैं जो यहाँ पर नहीं इसके अंतर्गत आती, जैसे मेडिसिन, फार्मेसी, लॉ, नर्सिंग, आर्किटेक्चर। ये सब जो फील्ड्स हैं ना ये कहीं ना कहीं स्टैट्यूटरी काउंसिल रेगुलेट करती हैं एंड इसीलिए ये स्कोप के बाहर हैं इसके। इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी ने डिस्टेंस लर्निंग करी है, ऑनलाइन लर्निंग करी है, तो उनको भी हम यहाँ पे क्वालिफिकेशन को रिकॉग्नाइज करेंगे। साथ ही साथ एक ऑनलाइन पोर्टल भी यहाँ पर इन सभी एप्लीकेशंस को हैंडल करेगा। ठीक है, जो एक्सपर्ट कमेटी है वो रिकमेंडेशंस करेंगी विद इन 10 वर्किंग डेज एंड फाइनल डिसीजन कम्युनिकेट कर दिया जाएगा विद इन 15 वर्किंग डेज। अदरवाइज दिक्कत पता क्या होती थी कि लोगों को ना वो बाहर से डिग्री करके आते थे और सरकार के द्वारा उनको इक्वलेंट टू इंडियन डिग्री नहीं माना जाता था, जिस वजह से ये सारी समस्याएं थी। तो और इसको आसान बनाया गया है। आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पर कोई सेपरेट तरह से कोई इक्वलेंस सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे चेंजेस करे गए हैं बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसके अलावा अगर हम बात करें जो कुछ कंडीशंस हैं कि इक्वलेंस इक्वलेंस मतलब बराबर का दर्जा कैसे दिया जाएगा, कुछ कंडीशंस हैं। जो इंस्टीट्यूशन जहाँ से उस बंदे ने पढ़ा है वो लीगली रिकॉग्नाइज होना चाहिए उनकी होम कंट्री के अंदर। ठीक है, जो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए जो एंट्री लेवल स्टैंडर्ड्स हैं वो मैच करने चाहिए इंडियन प्रोग्राम के साथ। जैसे कुछ उनके क्रेडिट होंगे, कुछ इंटर्नशिप की रिक्वायरमेंट होगी, थीसिस, अगर ये सब रिक्वायरमेंट्स वहाँ पर हैं, अगर वो इंडिया के साथ मैच करती हैं तब ये इक्वलेंस वाला क्राइटेरिया यहाँ पे हो जाएगा। इसके अलावा एकेडमिक नॉर्म्स जो हैं, जो प्रोग्राम ने वो फॉरेन इंस्टीट्यूशन के फॉलो किए होने चाहिए। इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का कोई ऑफ कैंपस भी, ऑफशोर कैंपस भी है एंड वहां पर कोई बच्चा पढ़ा है तो वो भी मान्य होगा। बट पॉइंट ये है कि होस्ट कंट्री का भी और इंस्टीट्यूशन की होम कंट्री का भी, ये दोनों जगह के ऊपर एकेडमिक स्टैंडर्ड्स मीट होने चाहिए। कहने का मतलब क्या कि मान लीजिए एक इंस्टीट्यूशन है पर इसका एक दूसरा कैंपस भी किसी दूसरी कंट्री के अंदर है, अगर दोनों जगह के एकेडमिक स्टैंडर्ड्स अगर मीट होते हैं तब जाकर ये इक्वलेंस वाली चीज यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। अभी आज के समय फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपसेस का क्या स्टेटस है भारत के अंदर? देखो इंडिया में कोई ज़्यादा कोई खास आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपस देखने को मिलते नहीं हैं, क्योंकि थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस रही हैं पास्ट के अंदर। अब अगर हम बात करें जैसे कुछ ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ आपको गिफ्ट सिटी में देखने को मिल जाएंगी। डाइकिन यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वोलिंगडोंग है। ठीक है, इन्होंने अपने कैंपस सेटअप किए हैं। इनफैक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन भी प्लान कर रहा है एक कैंपस एंड और भी कुछ चीज़ें यहाँ पे प्लान है, जैसे क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट, कमेंट्री यूनिवर्सिटी, इन्होंने भी अप्रूवल इनको यहाँ पे मिल चुका है। पर अगर हम बात करें कोई भी अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने अभी तक इंडिया में कोई कैंपस यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं किया है। हालांकि हम डेफिनेटली रिसर्च के लिए और अलग अलग पर्पसेस के लिए यहाँ पे साथ में कोलैबोरेट करते हैं। तो इंडिया के देखो अलग अलग इनिशिएटिव्स भी हैं, जैसे स्टडी इन इंडिया इनिशिएटिव है, ये 2018 में हमने लॉन्च किया था ताकि इंडियन एजुकेशन हम ग्लोबली प्रमोट कर पाएँ एंड साउथ एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट के बच्चे यहाँ पर आके पढ़ पाएँ।
इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ है भारत के अंदर वो 25% एडिशनल सीट यहाँ पे रिजर्व कर सकती हैं फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। हमने इंटरनेशनल कोलैबोरेशन यहाँ पे इंक्रीज़ किया है जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूएस, यूके के साथ। एंड इसके साथ ही साथ हमने एक ऑफिस भी बोला हुआ है इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करने के लिए कि ये जो पर्टिकुलर ऑफिस होगा ये कहीं ना कहीं फॉरेन स्टूडेंट्स अफेयर्स को यहाँ पे मैनेज करेगा। तो ये जो नई रेगुलेशन है इन्हीं में हेल्प करती हैं, प्लस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ भी अलाइन करती हैं। प्रोसेस काफ़ी स्ट्रेंथन होगा, स्ट्रीमलाइन होगा। ये सारी कोशिश यहाँ पर जो नए रेगुलेशंस किए गए हैं उनके माध्यम से करने की कोशिश यहाँ पर है। दोस्तों कल हमने पंबन ब्रिज भी पढ़ा था। कुछ बच्चे कह रहे थे सर इसका राइट अप दे दीजिए ताकि हम यहाँ पे इनको नोट कर पाएं। तो देखो डिस्कशन तो कल ही हो गया था, मैं आपको इसके रिगार्डिंग जो राइट अप है वो प्रोवाइड कर देता हूँ। कल हमने देखो डिस्कस भी किया था कि जो पंबन रेल ब्रिज है वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया ऑन द ओकेजन ऑफ रामनवमी। एंड बहुत इंपॉर्टेंट पता क्यों हो जाता है, क्योंकि भारत का ये पहला लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है, वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज। यहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी शिप को यहाँ से जाना है ना, तो ये वाला जो हिस्सा है आपका ये ऊपर उठ जाएगा इस तरह से। एंड अगर मान लीजिए कोई शिप नहीं गुजर रही एंड रेल को गुजरना है तो ये इस तरह से नीचे आ जाएगा जैसे अभी है। एंड यहाँ से आपका ये रेल आराम से ट्रेवल कर सकती है। जैसा मैंने आपको कल भी बताया था कि इसकी हिस्ट्री अगर हम देखें ना, तो ओरिजिनल पंबन ब्रिज 1914 में ही कंस्ट्रक्ट हुआ था। ठीक है, डिजाइन बाय जो शेजरल रोलिंग लिफ्ट स्पैन। तो उसमें पता क्या होता था, उसमें आपका ये जो ना ये जो आगे वाला है ये आपका इस तरह से उठ जाता था। मतलब आपका जो पीछे वाला जो ब्रिज है ना वो इस तरह से उठ जाता था, तो आराम से वहां पे शिप क्रॉस कर सकती थी। पर वहां पर देखो समय समय के ऊपर बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, जैसे 1948 का टेक्टोनिक शिफ्ट, 1964 का साइक्लोन। तो उन सब चीज़ों को तो यहाँ पर जो पुराना ब्रिज था उसने यहाँ पर इनको सह लिया। पर 2022 में एक स्टडी हुई थी, आईआईटी मद्रास की स्टडी। उन्होंने कहा कि यार बहुत कमज़ोर हो चुका है ब्रिज, जिस वजह से 2022 के अंदर हमने ये ब्रिज रोक दिया था, मतलब इसके ऊपर ट्रेन नहीं जा रही थी। बाकी ये जो नया ब्रिज है आप नोटिस कर पाओगे, रेल विकास निगम लिमिटेड इसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है विद 550 करोड़ की जो फंडिंग थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर ब्रिज की जो लिफ्ट है वो 17 मीटर तक वो राइज कर सकता है। 2.8 किलोमीटर का लंबा आपको देखने को मिल जाएगा एंड 72.5 मीटर इसका लिफ्ट स्पैन है। स्टेनलेस स्टील से बना है एंड और भी चीज़ें हैं जो कि इसको एक तरह से करोजन रेजिस्टेंट बनाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कंपोजिट स्लीपर हो गया, पॉलीसिलिऑक्सेन कोटिंग हो गया। इस वजह से जंग नहीं लगेगा इस पर्टिकुलर ब्रिज को। हालांकि इसकी एक लिमिटेशन है कि ये जो पर्टिकुलर लिफ्टिंग मैकेनिज्म है ना, ये तब काम नहीं करेगा जब विंड स्पीड 58 किलोमीटर पर आवर को यहाँ पे क्रॉस करती है। एंड समस्या ये है कि जब साइक्लोन सीजन होता है जैसे अक्टूबर टू फरवरी के बीच में, तब ये जो पर्टिकुलर विंड्स हैं ये इस स्पीड को क्रॉस कर जाती हैं। तो उस समय ये ब्रिज पूरी तरह से काम नहीं कर पाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बाकी इस पर्टिकुलर ब्रिज के बनने से डेफिनेटली बहुत ही पॉइंट बन जाता है, क्योंकि रामेश्वरम जो है वो बहुत ही एक होली साइट इंडिया में मानी जाती है। इवन अगर हम चार धाम की बात करते हैं तो उसमें एक रामेश्वरम भी आपको देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर हम बात करें ना, जो हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, उनका जिंदगी के जो स्टार्टिंग के कुछ साल थे वो यहीं पर आपके रामेश्वरम के अंदर गुजरे, तो उनके साथ भी काफ़ी कनेक्शन है। इनफैक्ट मैं काफ़ी साल पहले गया भी था, मैं खुद भी ट्रैवल किया हूँ इस पर्टिकुलर रूट के ऊपर। एंड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो घर है मैं वो भी देख के आया था। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से बना हुआ है, सारी चीज़ें वेल मेंटेन्ड है। अब इसको म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया था कुछ साल पहले। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। एक और बिल्कुल छोटा सा टॉपिक हमें डिस्कस करना है, दैट इज CSIR NAL साइंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डील। तो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी जो कि CSIR का ही पार्ट है, उसने पहली बार क्या किया है, इट हैज साइंड फर्स्ट एवर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट विद द प्राइवेट कंपनी। ठीक है, ये प्राइवेट कंपनी कौन सी है आपकी, पाइनियर क्लीन AMPS प्राइवेट लिमिटेड। अब ये पता क्या करेगी, ये यहाँ पर एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करेगी। दरअसल में उसका नाम क्या है इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट का, इट इज हंसा N3NG एयरक्राफ्ट। हंसा 3NG दरअसल में 2 सीटर आपको ट्रेनर एयरक्राफ्ट आपको देखने को मिल जाता है। देखो वैसे तो हंसा प्लेन्स हमारे द्वारा यह जो NAL है, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, इन 1998 से बना रहा है। पर ये जो हंसा 3NG का आपको लेटेस्ट वर्जन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप नोटिस कर पाओगे ये जो हंसा प्लेन्स है, टोटल इस तरह से 14 प्लेन्स यहाँ पे बनाए गए हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड IITs के द्वारा। ठीक है, तो देखो आज की डिस्कशन थोड़ा यहीं तक रखेंगे। ठीक है, मुझे कहीं पे जाना है तो दैट इज़ एन इशू। बाकी अगर मैं बात करूँ प्लेसेस इन न्यूज़ की, तो यहाँ पर पहली जो प्लेस इन न्यूज़ है वो है कैटलोनिया। ठीक है, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि ये कहाँ पर है एंड आखिर ये क्यों न्यूज़ में है। हालांकि यूपीएससी ने ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछ रखा है। कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, वो था आपका पतानी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। देखो जब इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट की बात करूँ ना, तो आपको ध्यान में रखना है हमें
थाईलैंड कंट्री जो है वो ध्यान में आ जानी चाहिए। अब थाईलैंड के अंदर ना एक काफ़ी लंबे टाइम से एक इंसर्जेंसी चल रही है। एक साइड तो देखो थाईलैंड गवर्नमेंट है एंड सामने वाली साइड आपको यहाँ पर सेपरेटिस्ट ग्रुप जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली अगर हम बात करें ना, तो ये जो रीजन है ना, जो पतानी कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहा हूँ, ये एक टाइम के ऊपर जो मलय मुस्लिम सल्तनत हुआ करता था। जब 1909 में थाईलैंड ने यहाँ पर अनेक्स किया ना, उससे पहले ये मलय मुस्लिम मुस्लिम सल्तनत था। पर अगर हम बात करें, ये जो यहाँ की जो कुछ पॉपुलेशन है, पतानी कॉन्फ्लिक्ट के रिगार्डिंग जो पॉपुलेशन है, वो ऐसा मानती है कि थाईलैंड के अंतर्गत उनके ऊपर काफ़ी सारे अत्याचार हुए हैं। थाईलैंड एक बुद्धिस्ट मेजॉरिटी आपको नेशन आपको देखने को मिल जाएगा एंड इस बुद्धिस्ट मेजॉरिटी नेशन के अंदर ये जो पर्टिकुलर माइनॉरिटी है ना, इनको बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़े। एक तरह से ये मार्जिनलाइज हो चुके हैं। तो जो पतानी कॉन्फ्लिक्ट है, उसी पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पर दर्शाता है इन द स्टेट ऑफ थाईलैंड, राइट। दोस्तों, बात करें अगर हमारे ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप इनको पढ़िएगा एंड बताइएगा इनमें से कौन सा सही है एंड कौन सा गलत है। कल दोस्तों मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था। एक था कि एंटी पर्सनल लैंड माइन कन्वेंशन 1987, तो क्या इसमें इंडिया यूएसए इन्वॉल्व है? नहीं, हमने यहाँ पे कभी साइन ही नहीं किया हुआ, इसलिए जो पहला स्टेटमेंट आपको यहाँ पे इनकरेक्ट देखने को मिल जाएगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ नोडल मिनिस्ट्री हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल अफेयर्स नहीं, सॉरी रूरल डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आपको देखने को मिल जाती है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे इनकरेक्ट है। आपका आईपीयू इंटर पार्लियामेंट यूनियन की बात करें तो ये बहुत पुरानी आपको एस्टैब्लिश्ड बॉडी देखने को मिल जाएगी। 1889 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया था, तो ये भी आपको इनकरेक्ट देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट।